फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। लॉज ऑफ मोशन में अपना सेकंड चैप्टर है फ्रिक्शन, डायनेमिक्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो व्हाट इज फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन क्या है। तो आप 8th या 9th क्लास से पढ़ते आ रहे, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है फ्रिक्शन, जो डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होता है अपने। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप बोलो फ्रिक्शन नहीं है, हर जगह हर प्लेस पे फ्रिक्शन लगता ही लगता है। अगर मैं मार्कर से यहाँ पे लिख पा रहा हूँ ना, तो वो फ्रिक्शन के कारण। अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ या ग्राउंड के ऊपर खड़ा हो पा रहा हूँ, तो वो भी क्या है, फ्रिक्शन के कारण। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे फ्रिक्शन न लगता हो, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज फ्रिक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षण। तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स, इट इज ए फोर्स विच अपोज या अपोजिज मोशन एंड इंटेंशन ऑफ मोशन, इंटेंशन ऑफ मोशन। ये एक वर्ड लग गया भाई साथ में, इसका मतलब क्या है। फ्रिक्शन इज ए फोर्स, ये तो हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन एक फोर्स है, और जिस डायरेक्शन में मोशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मोशन को तो अपोज करता ही करता है, साथ में किसको अपोज करता है, इंटेंशन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के इरादे को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है यहाँ पे ऐसे। तो अगर मैं फोर्स लगाता हूँ इसके ऊपर, फोर्स लगाया मैंने 1 न्यूटन, मैं देखता हूँ बुक नहीं मूव की, फिर क्यों मूव नहीं की, यानी कि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो गया होगा, 0। नेट फोर्स नेट कितना हो गया होगा बेटा, 0। कैसे हुआ होगा, 1 न्यूटन मैंने इधर से लगाया, 1 न्यूटन अपोजिशन में डेवलप हो गया होगा। फिर मैंने इधर से 2 न्यूटन लगाया, देखा अभी मूव नहीं की। मतलब क्या है, फ्रिक्शन मोशन को तो अपोज करता ही करता है और इरादे को भी अपोज करता है। जैसे मेरा इंटेंशन हुआ कि मैं इसको चलाऊं, इस बुक को मूव करवाएं, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन 2 सरफेसेस के बीच में डेवलप हो गया है। चीज़ है समझ में। मोशन अगर कोई देखो आप, अगर ये चल रही होती तो इसको रोक देता है कुछ टाइम के बाद, तो मोशन को अपोज करता है। लेकिन जैसे इंटेंशन ऑफ मोशन है हमारा, हम चाहते हैं कि इसको मूव किया जाए, तो क्या डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है, यहाँ। फ्रिक्शन ऊपर नीचे और कहीं नहीं, बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस जहाँ कॉन्टैक्ट में होंगे वहाँ फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन को हम 0 कभी नहीं कर सकते रियल लाइफ में, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, फ्रिक्शन को 0 कभी भी नहीं किया जा सकता। चीज़ें समझ में। और देखेंगे अभी हम कि फ्रिक्शन जो है वो कितना लगता है, कितने टाइप का होता है, फ्रिक्शन का कोज क्या है। पहली बात तो ये पढ़ेंगे, फ्रिक्शन जो है हमें पता लगा है कि फ्रिक्शन जो है वो अपोजिंग फोर्स है। भाई हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का कोज क्या है, फ्रिक्शन जो है वो जनरेट कैसे हुआ, क्या पढ़ना है, कोज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के पीछे कारण क्या है भाई, व्हाट इज द कोज ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके बारे में आज के दिन अपने पास 2 व्यू हैं, और दोनों व्यू ही हम पढ़ेंगे। पहला मैं ओल्ड व्यू आपको बता देता हूं। ओल्ड व्यू, पुराना व्यू क्या है, irregularities between 2 surfaces, 2 सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो फ्रिक्शन को जन्म देती हैं। अब ये थ्योरी कहाँ फेल हो जाती है, ये ओल्ड व्यू था फ्रिक्शन के बारे में। तो इरेगुलरिटीज़ क्या है, जैसे आप देखो एक रोड है, एक स्मूथ रोड है और एक थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है उसमें। ये देखिए ये एक रोड है ऐसा, ठीक है, और एक रोड ऐसा है वो थोड़ा सा स्मूथ है, ये थोड़ा सा रफ है, ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। तो आप देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर ले जाना चाहते हो। देखो ऊपर ले जाने का मतलब ये नहीं है ये पार्ट है, नहीं, यहाँ देखिए ये इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है ये वाली हाइट है। अगर आप इसको यहाँ लेके जाओगे तो ये कितना हाइट ऊपर जाएगा, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। कितना हाइट पे गया है ये, 3 सेंटीमीटर। और एक इसको आप यहाँ से यहाँ ले जाना चाहोगे, यहाँ से यहाँ सिर्फ कितना सा अंतर है,
हाफ सेंटीमीटर का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक आप ऊपर ले जाओगे, यहाँ थोड़ी सी ऊंचाई है, यहाँ थोड़ी सी हाइट में डिफरेंस है, कितना है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है 3 सेंटीमीटर। किस पे ज़्यादा जोर लगेगा? यहाँ से आप ए वाला जो रोड है इस पे आप धकेलना चाहते हो, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना चाहते हो, तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा बेटा? यहाँ जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा क्रिएट होगा एक टाइम तक, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी समझाएंगे आपको। आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा करके इसको मूव करवाया है और मूव कर गया है, तो यहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा, वहाँ कम फोर्स लगेगा इसको मूव करने में। तो मतलब यहाँ फ्रिक्शन का फोर्स क्या है? ज़्यादा, और वहाँ फ्रिक्शन का फोर्स क्या है? बी लोकेशन पे कम। कुछ चीज़ है समझ में? तो साइंटिस्ट का मानना यही था शुरुआत में कि जो इरेगुलरिटीज़ हैं दो सरफेसेस के बीच में, उनके कारण फ्रिक्शन जन्म लेता है, ये मानना था। अब ये थ्योरी कहाँ फेल हो जाती है वो भी बताऊंगा मैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया समझ में? जो ये सरफेस आप देख रहे हो ना कितना स्मूथ है, ये सरफेस देखो, मैं इसके ऊपर हाथ ऐसे रब कर रहा हूँ, मेरे को पता है बहुत स्मूथ लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं ऐसे, मतलब ये भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा। समझ में आया? तो हर एक सरफेस जो है वो इरेगुलर होता ही है थोड़ा बहुत। अब अगर आप बोलो स्मूथ कर दें हम, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, देखिए ये ऐसी है, मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा और एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा, इसी ऑब्जेक्ट को। कितने पॉइंट इन कॉन्टेक्ट हैं वहाँ पे? 2, और यहाँ पे भी कितने हैं? 2 ही दिखे थे अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 पॉइंट इन कॉन्टेक्ट दिखे थे, देखिए ध्यान से, ये ऐसा। जब आप इसको यहाँ से आगे चलाना चाहोगे, अगर आप इसको आगे धकेलना चाहते हो तो कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छुड़ाना ज़रूरी है? 2। यहाँ पे भी कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं? सिर्फ 2। अगर आप देखो इस चीज़ को, क्या हम बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दें इसी चीज़ को, भाई एक सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दें, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्रिक्शन क्या हो जाना चाहिए? 0। तो ये बहुत ही स्मूथ सरफेस है और इसके ऊपर हमने इस ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ रख दिया है। अब देखा छुड़ा करके, अब तो हिला ही नहीं, कितना ही फोर्स लगाओ इसको मूव कर ही नहीं पाया, यानी कि फ्रिक्शन तो इनफाइनाइट हो गया। ये थ्योरी क्या कहती थी? दो सरफेसेस के बीच में जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा उस पर फ्रिक्शन कम। बहुत स्मूथ कर दिया, अब तो फ्रिक्शन और कम होना चाहिए था, बहुत ही कम, लेकिन क्या ऑब्जर्व किया? फ्रिक्शन तो इतना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। ये थ्योरी क्यों फेल हुई? समझ में आया? भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ तो फ्रिक्शन 0 होना था, लेकिन वो चीज़ तो यहाँ अप्लीकेबल है नहीं। या ऐसा कहाँ देखते हैं हम? आप देखो एक कांच को, स्मूथ कांच का जो स्लैब होता है ना, ग्लास स्लैब, उसको देखो आप, उसको और स्मूथ बनाना चाहो तो उसके ऊपर तेल लगा दो या पानी डाल दो। अब उसके ऊपर पेपर रखो और पेपर को छुड़ाइए आप, छुटेगा क्या? नहीं छुटेगा, क्योंकि टोटल 100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या आ गए हैं कांटेक्ट में। यहाँ सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स थे कांटेक्ट में? 2 और 3। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में थे। यहाँ ये देखा गया, यहाँ इसको चलाने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है फ्रिक्शन, चला रहे हैं तब, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा। हम इसको, या फिर ऐसा सोचिए 2 कांच के स्लैब हैं आपके पास और उनके बीच में आपने पानी डाल के ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब आप उसको छुटा के दिखाओ, ऐसे उठा के दिखाओ, आप नहीं उठा सकते। समझ में आया? एक टेबल है आपके पास, टेबल सनमाइका वाला, उसके ऊपर पानी डालो या तेल डालो, फिर पेपर रखो, पेपर के 100 के 100 मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आ गए, 100 के 100। अब पेपर को उठा ही नहीं सकता, पेपर फट ही जाएगा। कुछ चीज़ें समझ में? तो पूरा स्मूथ करने पे हुआ क्या? 100 के 100 मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आने से फ्रिक्शन बढ़ गया है। तो यहाँ क्या समझ में आया कि फ्रिक्शन इज नॉट ए इरेगुलरिटी टाइप फोर्स। भाई सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटी टाइप फोर्स नहीं है ये, तो कैसा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये। तो भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, तो ये कैसा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो फिर बाद में एक नई थ्योरी आई, मॉडर्न थ्योरी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और आज के टाइम पे फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन उसी टाइप की थ्योरी से आपको समझ में आएगा। सेकंड टाइप देखिए उसका क्या है, न्यू व्यू के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न व्यू क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, फ्रिक्शन इज ए
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। कैसे दिखाया मैंने आपको अभी। और आज के टाइम पे मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है ये कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे है? फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए अपने नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। मैंने फंडामेंटल फोर्सेज आपको बताए थे। जितने भी फोर्सेज हैं, हज़ारों फोर्सेज हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं? कम से कम फोर्सेज हों जिससे बहुत ज़्यादा फोर्सेज को हम एक्सप्लेन कर सकें। तो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर कितने हुए? ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, दोनों का तो एरिया अलग है, कहाँ लगते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। 2 ही फंडामेंटल फोर्सेज बचे अभी हमारी दुनिया में। तो फ्रिक्शन जो है उन्हीं में से एक होना चाहिए। अगर ग्रेविटी के कारण जो फोर्स नहीं लगता है, सीधे सीधे हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। कैसे? जब एक व्हीकल, आप देखो व्हीकल देखते हो आप, तो ग्राउंड पे उसका टायर होता है। तो ग्राउंड जो है, ग्राउंड किससे बना है? एटम से। टायर भी किससे बना है? एटम से। तो एटम में ऑलमोस्ट स्पेस क्या होता है? एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं सेल्स में, और ऑलमोस्ट स्पेस न्यूक्लियस तक क्या रहता है? खाली। न्यूक्लियस डेंस है बस। तो होता क्या है? जैसे टायर जो है वो ग्राउंड पे है, तो होगा क्या? हमारे को दिखेगा नहीं ऐसे। आपने देखा होगा टायर थोड़ा सा दबता है, ये ऐसे, और टायर की शेप यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे रहती है ऐसे। आपने कभी देखा हो ये वाली, है ना? हाँ, यहाँ से नीचे से। तो कांटेक्ट तो यहाँ पे है। तो जैसे आपने देखा कि जैसे ये ग्राउंड है, ये टायर है, तो ग्राउंड के जो एटम्स हैं वो टायर के एटम्स ऐसे आपस में मिलते हैं, ऐसे थोड़ा सा धंस जाते हैं अंदर। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने सेल्स में घूम रहे हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स फंस जाते हैं आपस में। खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन्स फंस गए ऐसे। ठीक है। अब जैसे आप चलाओगे गाड़ी को, या तो इसका इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा टायर का, या ग्राउंड का इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो देखो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, सीधी बात है। एक के ऊपर पॉजिटिव तो एक के ऊपर नेगेटिव, और ऐसे ये फोर्स खींचता है। और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे हम तो ये इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ेंगे। ठीक है, ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे या टायर के, लेकिन उस चीज़ से मतलब नहीं है हमारे को। मतलब किससे है? एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर नेगेटिव। उसके कारण ये अट्रैक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि मोशन को क्या करेगा? अपोज, चलने नहीं देगा टायर को। लेकिन लिमिट के ज़्यादा प्रे अपोज नहीं कर सकता, एक लिमिट तक अपोज करेगा, उससे प्रे अपोज नहीं करेगा भाई। तो ये मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल फोर्स। हज़ारों टाइप की फोर्सेज हैं नेचर में। फोर्स ऑफ कोहिजन, एडिजन, अभी मैं लिख पा रहा हूँ, ये फोर्स एडिजन है, यानी कि जो इंक का पार्टिकल बोर्ड के पार्टिकल के साथ चिपक गया, एडिजिव फोर्स, एडिजन। बोर्ड के सेम टाइप के एटम्स के बीच में फोर्स, कोहिजिव फोर्स, कोहिजन, सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स। फ्रिक्शन इज आल्सो ए इलेक्ट्रिकल फोर्स। अगर सभी को इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना? इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए इनका नाम अलग अलग रखा गया है। ठीक है भाई, अगर सभी बच्चों का नाम सन्नी कह दें, सन्नी, इसका भी नाम सन्नी, इसका भी, सभी का नाम सन्नी, तो मैं सन्नी बोलूँगा तो भाई 3 बच्चे हैं, 3 30 है, तो 30 के 30 बोलेंगे यस सर। चीज़ है समझ में? हाँ, तो ये चीज़ है, मॉडर्न थ्योरी ये है। अब फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है? तो फ्रिक्शन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है भाई। मेन तो 2 ही हैं, आपने पता नहीं कितने याद कर रखे हैं। आपने याद रखा होगा, ऐसे कर रखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आप ऐसे याद करो, आपको लाइफ टाइम याद रहे। फ्रिक्शन 2 ही टाइप का है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा क्या है भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इनके दो टाइप और हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो हैव 2 टाइप्स। इनके पार्ट्स हैं ये। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, हाँ सेल्फ एडजस्टिंग, और दूसरा टाइप है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो हैव टू टाइप्स। काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो टाइप्स हैं। पहला क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा क्या है बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले तो ये दो टाइप समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो जैसे मैंने बताया कि फ्रिक्शन इज ए इंटरमोलिकुलर फोर्स, भाई एटम्स टू एटम्स और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लगता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेगा, बगैर कांटेक्ट के लगेगा ही नहीं फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है ऊपर ऊपर तो उसके ऊपर फ्रिक्शन का है, कौन सा फ्रिक्शन उसके ऊपर, अगर एयर ड्रैग बोले आप, एयर का रेजिस्टेंस बोले, वो वाला फ्रिक्शन होगा उसके ऊपर, हवा में चल रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए सबसे पहले, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है ना, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, मान लीजिए मूव करवाता हूँ फिर भी मूव नहीं कर रहा है, फोर्स अप्लाई किया मान लीजिए, तो अभी ये रेस्ट पे है यूँ मानिए, है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करवाता हूँ मूव नहीं कर रहा, मान लीजिए रुका हुआ है, तो ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी अगर ये चला दिया हमने, चला दिया और कुछ दूर जाके रुक जाएगा, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है ना, ये गाड़ी है और ऐसे चल रही है, हाथ पे गाड़ी थोड़ी ना चलेगी, आराम करो, हाँ भर रहे तुम, हाथ पे गाड़ी थोड़ी ना चलेगी, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी खड़ी है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब गाड़ी हमने चालू की और गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है तो जैसे इंजन ऑफ करोगे कुछ दूर जाके रुक जाएगी, ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके ऊपर चलती हुई गाड़ी के ऊपर कौन सा फ्रिक्शन ऐड करता है, उसको रोकने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कौन सा बड़ा है इनमें, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है और काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा है। ऐसे आप कैसे बोल सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है, बिल्कुल भाई, एक बार आप चला करके देखो किसी चीज़ को, जब आप किसी चीज़ को चलाओगे ना तो एक बार चलाओगे उस टाइम पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन चलने के बाद वो स्मूथ चलती है, इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। जैसे बाइक है या गाड़ी है, शुरुआत में हम किस गियर में डालते हैं, फर्स्ट गियर में, या शुरुआत में फोर्थ में उठा दोगे तुम, फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट गियर डालेंगे। फर्स्ट गियर क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक फ्रिक्शन की लिमिट है, उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा गाड़ी के इंजन को, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है। चलने के बाद वो फ्रिक्शन घट जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन उतना नहीं लगता चलती हुई गाड़ी के टायर के ऊपर, कुछ चीज़ ऐसा होंगे, लेकिन चलाने में, एक बार किसी चीज़ को चलाने में ज़्यादा जोर आता है, तो इसलिए फर्स्ट गियर इसलिए बनाया गया है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन तो समझ में आ गया, इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा कौन है वो तो आपको दिख ही गया होगा। इनमें बड़ा कौन है ये बताएंगे, वापस उधर जाएंगे जब। अब इनमें कौन बड़ा है वो तुम्हारे को समझ में आएगा। सेल्फ एडजस्टिंग और लिमिटिंग क्या है, मान लीजिए ये ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर ये एक अलमीरा रखी हुई है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर एक अलमीरा रखी हुई है, अलमीरा रखी, तेरे को दहेज में मिली थी, ठीक है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहा, दी थी तेरे दहेज में भाई, दी थी भाई, दी थी, मान लिया, देखा, ये अपने वाले करे बिना मानने का नहीं। अब देखो, अब अगर आप इस अलमीरा को फोर्स अप्लाई करके धकेलना चाहते हो, फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, नहीं चली, देख ला भाई, दांत मत निकाल, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, नहीं चली, इसका मतलब अपोजिशन में कितना फोर्स क्रिएट हो गया था बेटा, 1 न्यूटन, ठीक है। अब इधर से फोर्स लगा 2 न्यूटन, लेकिन फिर भी मूव नहीं की, तो अपोजिशन में कितना क्रिएट हो गया होगा, 2 न्यूटन। देखो अपने आप को क्या कर रहा है, ये एडजस्ट कर रहा है, देखो ध्यान से, 1 न्यूटन अप्लाई किया, अपोजिशन में 1 न्यूटन क्रिएट हो गया, 2 न्यूटन अप्लाई किया, नहीं चली, नेट फोर्स क्या है 0, इसका मतलब 2 न्यूटन इधर से क्रिएट हो गया होगा। तो ये फ्रिक्शन है जो अपने आप अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो मैंने 3 न्यूटन ऐसे 4 न्यूटन, जैसे ही मैंने 5 न्यूटन अप्लाई किया, ये 4 न्यूटन के बाद अपोज ही नहीं कर पाया, 5 न्यूटन जैसे मैंने अप्लाई किया चलना स्टार्ट कर दिया, ध्यान से सुनिए, 4 न्यूटन तक अप्लाई किया, 4 न्यूटन अपोजिशन में क्रिएट हुआ, नहीं चला, जैसे ही 5 न्यूटन अप्लाई किया, 4 न्यूटन तक तो इसने रोका, अपोजिशन किया, लेकिन उसके बाद विरोध नहीं किया, तो सेल्फ एडजस्ट किया इसने अपने आप को कहाँ तक बेटा, 4 न्यूटन तक। उसके बाद लिमिट आ गई,
तो जो 4 न्यूटन है वो अब क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक लिमिट के बाद चलना स्टार्ट किया इसने, बताया है कि नहीं, दोनों समझ में। एक लिमिट तक तो ये विरोध करेगा, लेकिन लिमिट आने के बाद 4 न्यूटन इसके लिए लिमिट है, 4 न्यूटन तक अब मैक्सिमम 4 न्यूटन तक क्या करेगा, अपोज करेगा, उसके बाद तो ये चलना ही है, ठीक है ना। तो सेल्फ एडजस्ट करना, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, एक लिमिट के बाद गाड़ी चलेगी अपनी या कोई भी चीज़ चलेगी, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जहाँ तक वो विरोध कर पा रहा है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, इसी अलमीरा को हम ऐसे स्लाइड कर रहे थे ना, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इसके नीचे टायर नहीं लगे हैं, ठीक है ना। जो युद्धवीर का बाप था वो कंजूस था, टायर नहीं लगवाए दहेज में जब इसको दी, जब, है ना, हाँ, इसको टपाने के लिए ठीक है। तो अगर इसके नीचे टायर लगा दिए जाएं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है, फिर ये क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। आया ना समझ में। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए गाड़ियों में टायर होते, नहीं तो वैसे चला लेते बिना टायर की गाड़ी, है ना। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा, रोलिंग फ्रिक्शन कम। तो गाड़ी भी देगा क्या तेरा बाबू, गाड़ी भी दिए तेरे दहेज में बिना टायर की ठीक है ना भाई, समझ में, फ्रिक्शन और उसके टाइप्स। नेक्स्ट, सो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।